स्कर्दू। गिलगित स्काउट्स की कुछ पोस्टें स्कर्दू में भी थीं। ब्रिगेडियर इफ्तिखार गिलगित से स्कर्दू बजरिया जीप जा रहे थे। मैंने मौका से फ़ायदा उठाया और उनसे जीप में स्कर्दू और उससे भी आगे उनके हम सफ़र होने की इजाज़त ले ली। दरअसल हवाई जहाज़ में जाने से आप रास्ता में आने वाले तमाम नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। मेरी ख्वाहिश यही थी कि जीप में जाऊं और वापसी का सफ़र जहाज़ से हो। ब्रिगेडियर साहब भी बहुत खुश थे कि रास्ते में गपशप होती रहेगी तो सफ़र अच्छा कट जाएगा, वरना इतना लंबा सफ़र अकेले तय करना एक अज़ाब से कम नहीं होता। मैंने गिलगित से स्कर्दू और खपलू के रास्ते ओल्डिंग तक का खूबसूरत सफ़र किया। उस वक्त सड़क खतरनाक हद तक तंग थी। आम लोग सवारियों वाली जीपों में सफ़र करते थे। जीप के दोनों तरफ लकड़ी के तख्ते बंधे होते और इन तख्तों पर सवारियां एक दूसरे से जुड़कर बैठी नजर आती। गर्ज जीप के अगले मडगार्ड और बोनट से लेकर तख्तों के आखिरी सिरे तक सवारियां भीड़ों के छत्ते की तरह चिपकी होती थीं। मोड़ पर या किसी भी रुकावट के आने पर सवारियां छलांग मारकर उतर जातीं और ख़तरा टल जाने पर दोबारा बंदरों की तरह छलांगे मारकर अपनी अपनी जगह पर जम जातीं। रास्ते में आर्मी की पोस्टों पर भी मैं रुक जाया करता था ताकि सफ़र की थकान दूर होती रहे। किसी किसी जगह क़याम 1-2 दिन का भी हो जाता। हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि किसी पोस्ट पर खाने के लिए पालक के डिब्बों का ढेर लगा हुआ था तो किसी पर मटर खा खा कर वो तंग आए हुए थे। बड़े सप्लाई डिपो से खुराक भेजने वाले ने बेवकूफ़ी से हर किस्म की सब्जियां मिक्स करके भेजने के बजाय डिब्बों के पूरे पूरे कार्टन पोस्टों पर भेज दिए थे। एक पोस्ट पर डॉक्टर मेजर फ़कीर खान से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मैं खपलू से गुजर रहा था तो मुझे वायरलेस पर घर से पैगाम आया कि मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ, और साथ ही बेगम ने पूछा था कि उसका नाम क्या रखूँ। मैंने जवाब में लिख दिया कि खपलू खान ही रख दो। बेटे को जब भी देखूंगा खपलू की याद ताज़ा हो जाया करेगी। एक रोज़ मैं ब्रिगेडियर इफ्तिखार के पठान ड्राइवर के साथ गप्पे लगा रहा था। मैंने उसे कहा कि देखो, ये फ़ौजी अपने बाल बच्चों से हज़ारों मील दूर कई कई साल यहाँ गुजारते हैं। वो बोला, साहब मुझे भी तो अपने बीवी बच्चे देखे 17 साल हो गए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है, तुम लोगों को तो साल में 2 माह की छुट्टी मिलती है, तुम अपने बच्चों के पास क्यों नहीं जाते। उसने बताया कि मैं इलाका गैर का रहने वाला हूँ। 17 साल पहले वहाँ मुझसे 2 कत्ल हो गए थे। मैं वहाँ से भागकर पंजाब आ गया और फ़ौज में भर्ती हो गया। मैं अब ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जा सकता और ना ही वहाँ के किसी शख्स से रब्ता कर सकता हूँ। दुश्मन को मेरे बारे में खबर मिल गई तो वो मुझे हर हालत में कत्ल करके बदला ले लेंगे। सारी पहाड़ी सड़कें इतनी तंग थीं कि उन पर जीप के 4 पहियों के बाद बमुश्किल दोनों तरफ 6-6 इंच ज़मीन ही बचती होगी। अगर 2 जीपें आमने सामने से आ जाती तो एक दूसरे को गौर से देखा परखा जाता और फिर जूनियर को रिवर्स गियर लगाकर बाज़ औक़ात 2-2 मील पीछे जाने पर कोई ऐसी जगह नसीब होती कि वो सीनियर को रास्ता दे पाता। मैं एक बार जीप में जा रहा था तो एक कप्तान को सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाया। पूछने पर उसने बताया कि उसकी जीप रास्ते से नीचे गिर गई है। वो खुद फ्रंट सीट पर बैठा था। जीप के लुढ़कते ही वो मौजूदाती तौर पर बाहर गिर गया और उसे खराश तक नहीं आई, लेकिन जीप का ड्राइवर और वायरलेस ऑपरेटर जीप के साथ ही दरिया में जा गिरे हैं। मैं उसे अपने साथ अगली पोस्ट पर ले गया। 2 दिन बाद मुझे इत्तला मिली कि ना तो जीप का मलबा मिला और ना ही कोई लाश मिल सकी। ओल्डिंग गांव में आर्मी की एक पोस्ट थी। मुझे 1-2 दिन वहां ठहरने का इत्तेफाक हुआ। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। मैं चहलकदमी की गर्ज से गांव की तरफ निकल गया। एक कुशादा गली से गुजर रहा था जहां छोटी छोटी 3-4 बच्चियां गली में लकीरों से खाने बनाकर बिल्कुल उसी तरह खेल रही थीं जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं, यानी खानों से बाहर खानों की तरफ पुश्त करके ठीकरी फेंकना, फिर एक टांग से उछलते उछलते उसे ठोकरें मारना। मैं उन्हें खेलते देखकर सोच में पड़ गया कि इन बच्चों तक ये खेल कैसे पहुंचा, जबकि हज़ारों फीट की बुलंदी पर ना तो आज तक पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से कोई बच्चा यहाँ पहुंचा और ना ही यहाँ का कोई बच्चा वहाँ गया होगा। गुर्बत का वहाँ ये आलम था कि औरतों के कपड़े जा बजा फटे हुए थे।
पुराने कपड़ों को वो फेंकने के बजाय उनकी पट्टियां बनाकर टांगों और पैरों के गिर्द लपेट लेती थी। उन पट्टियों को एक बार लपेटकर दोबारा खोला नहीं जाता था, बल्कि औरतें उनकी तहों को उलट पलट कर उनमें से जुएं निकालती नजर आती थीं। मैंने अपने अर्दली से पूछा कि वो इन्हें खोलकर धो क्यों नहीं लेती, तो उसका जवाब था कि बार बार खोलने और धोने से पट्टियां बोसीदा होकर जल्दी ख़त्म हो जाने का डर होता है, इसलिए सिर्फ जुएं निकाल कर ही गुजारा किया जाता है। वहाँ और कोई ज़रिया माश तो था नहीं। पहाड़ों पर कुदरती जंगली फलों पर और छोटे छोटे खेतों में थोड़ी बहुत काश्तकारी पर ही गुजर बसर करते थे। मुझे तजस्सुस था कि इन लोगों की खुराक क्या है। पता ये चला कि यहाँ शलजम बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। शलजमों का साइज़ सर्दी की वजह से बहुत छोटा रहता है। उन्हें पत्थर से कूट कर सुखा लिया जाता है। एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उबाला जाता है। उसके अंदर थोड़े से सूखे शलजम, चंद सूखी खुबानियाँ और 1-2 मुट्ठी आटा डाल देते हैं। सब उसके मशरूब का एक एक गिलास पीकर खेतों और जंगलों में निकल जाते हैं। खेती बाड़ी का भी अजीब ही नमूना वहाँ देखने को मिला। खेतों में हल के आगे औरत को जोता जाता है और हल को पीछे से आदमी ने थामा होता है। ऐसे सीन भी देखने को मिले कि मर्द खेत के किनारे बैठा सिगरेट पी रहा है या खुश गपियों में मसरूफ़ है और औरत बेलचा चला रही है। मैं एक रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। सुबह चौकीदार चाय वगैरह के लिए पूछने आया तो उसने चंद माह की बच्ची को गोद में उठाया हुआ था। बच्ची के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मैंने उससे कहा, जालिम इंसान, इतनी यख बस्ता सर्दी में इसे नंगा क्यों रखा हुआ है? जाओ इसे कपड़े पहनाओ। उसने कहा, नहीं साहब, हम बच्चों को इसी तरह बहुत बहुत देर नंगा रखते हैं। इस तरह उनका जिस्म सर्दी बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है, फिर ये बड़े होकर भी कम कपड़ों में गुजारा कर लेते हैं। ओल्डिंग गांव के साथ बुलंदोबाला पहाड़ की चोटी पर हमारी पोस्ट थी। पूरे साल में सिर्फ 1 माह के लिए पोस्ट तक जाने वाला रास्ता खुला होता था और पूरे साल का राशन उस 1 माह में ऊपर पहुंचाया जाता था। मैंने एक राहबर सिपाही के हमरा पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में मुझे कई मकामात पर औरतों के लंबे लंबे बाल गिरे हुए नजर आए तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, तो औरतों के बालों के गुच्छे कहाँ से आ गए? मेरा साथी सिपाही भी इस बारे में कुछ न बता सका। मैं 5 घंटे मुतवातर पहाड़ पर चढ़ने के बाद पोस्ट पर पहुंचा, जिधर नजर उठती बर्फ ही बर्फ थी। पोस्ट को छोटी छोटी गारों में बनाया गया था। पहाड़ से हजारों फीट नीचे दरिया बह रहा था और दरिया के उस पार सामने लद्दाख की इंडियन पोस्ट पर दूरबीन से देखें तो इंडियन सिपाही चलते फिरते नजर आते थे। मैंने अपने हवालदार से औरतों के बालों का राज मालूम किया तो वो कहका मारकर हंसा और कहा, सर वो औरतों के नहीं, इंडियन सिखों के बाल हैं। 71 की लड़ाई में इस पोस्ट पर सिर्फ हमारे 35 लोग थे। इंडिया के एक पूरी कमांडो बटालियन ने इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए दरिया अबूर करके पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो हमारे लोगों ने उन्हें आने दिया। उन्होंने समझा कि ये डर कर पोस्ट खाली करके भाग गए हैं। जब वो सारी बटालियन उनकी मुकम्मल रेंज में आ गई तो उन्होंने फायर खोल दिया और इंडिया के एक सिपाही को भी वापस ना जाने दिया। उनकी पूरी कमांडो बटालियन का सफाया कर दिया था। हवालदार ने कहा कि सर, आप एक पगडंडी पर चढ़ते हुए ऊपर आए हैं, इसलिए आपको हवा से उड़कर पहुंचने वाले बाल ही नजर आए हैं। पहाड़ पर तो उनकी हड्डियां और खोपड़ियां भी जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। गार के अंदर ही एक खो में गुसलखाना बना हुआ था। मेरे लिए तेज गर्म पानी का एक कनस्तर रख दिया गया था। एक मग पानी से जिस्म गीला करके साबुन लगाया और बाकी पानी साबुन उतारने के काम आया। तौलिए से जिस्म खुश करके कपड़े पहने और तौलिए को उठाया तो वो अकड़ चुका था। मैं अकड़े हुए तौलिए को उठाकर बाहर आया। सब हंसने लगे कि तौलिए में जज़ब पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। अगले दिन टॉयलेट के बारे में पूछा तो उसने जो टॉयलेट दिखाई वो कुछ यूं थी कि एक घड़े पर मुकम्मल छत डालकर उसे ढक दिया गया था। छत के दरमियान में एक सुराख था और सुराख के 2 तरफ पत्थर रख दिए गए। पत्थरों पर पैर रखकर अकड़ू बैठकर सुराख का निशाना लें और फारिग हो जाएं। मैंने उससे पूछा कि जब ये भरते भरते ऊपर तक आ जाएगा तो तब क्या करोगे? तो उसने कहा, इस सुराख को बंद करके दूसरी जगह सुराख कर लेंगे और जब पूरा कमरा ही भर जाएगा तब नया कमरा बना लेंगे।
ایک غار نما کمرے میں ان کا کولڈ سٹوریج تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کمرے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک 2 مضبوط رسیاں باندھ کر ان پر سالم بکرے لٹکائے ہوئے تھے اور بکروں پر 3-3 انچ برف چڑھ چکی تھی۔ یہ ان کے پورے سال کے لیے راشن تھا۔ برفانی علاقہ میں رہنا بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ پیشاب بھی کرنا ہو تو کھلے ایریا میں جانا پڑتا، بس تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر پیشاب کر لیتے، پیشاب بھی گرتے ہی برف بن جاتا۔ میں پانی کے لیے سپاہی کو اپنی نگرانی میں بہت دور سے تازہ گری ہوئی برف لانے کے لیے بھیجتا اور پھر کنستر میں ڈال کر اس کا پانی بناتے۔ دال، سبزی یا گوشت غرض کوئی چیز بھی گلتی نہیں تھی، بس کچی پکی ہی کھانا پڑتی۔ میرے وہاں پہنچنے سے اگلے روز ہی آرمی یونٹ کا کیپٹن طارق بھی شوق میں وہاں پہنچ گیا۔ جس روز وہ پہنچا اسی روز وائرلیس پر پیغام موصول ہوا کہ کیپٹن مقبول ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ بیٹے کا نام ہم میاں بیوی نے پہلے ہی سیف بن احمد تجویز کیا ہوا تھا۔ کھاریاں CMH میں ماں بیٹا خیریت سے تھے۔ پوسٹ پر موجود تمام سکاؤٹس، کیپٹن طارق اور میں نے اس رات درمیان میں آگ جلا کر خوب بھنگڑے ڈالے اور سیف کے دنیا میں آنے کی بھرپور خوشی منائی۔ بیٹے کو دیکھنے کے شوق میں جلد ہی میں پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپسی کا راستہ بھی کچھ کم خوشگوار نہیں تھا۔ مجھے احساس تھا کہ شاید زندگی میں پاکستان کا یہ انتہائی خوبصورت علاقہ میں دوبارہ نہ دیکھ سکوں، اس لیے میں راستے میں آنے والے ہر نظارے کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا تھا۔ سب سے اعلیٰ بات یہ تھی کہ یہاں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہ تھی۔ جدھر نظر اٹھتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صنائی کے جواہر بکھرے نظر آتے۔ برف پوش چوٹیاں، ہر طرف پھلوں سے لدے درخت اور خوشنما قدرتی نظارے دنیا میں ہی جنت کا نمونہ لگتے تھے۔ سب سے خوبصورت جگہ مجھے شنگریلا ریزورٹ اور کچورا لیک نظر آئی۔ اس انتہائی خوبصورت جھیل کے کنارے رکھا ہوا ڈیکوٹا جہاز کا فیوزلاج، جہاز کا درمیانی حصہ اس خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے کہ دور دور سے سیاح صرف اسی کو دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ ایک ڈیکوٹا ہوائی جہاز کسی فنی خرابی کی وجہ سے اس جھیل کے مضافات میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس میں آگ نہیں لگی، وہ دونوں پر ٹوٹ گئے، لیکن درمیانی گول حصہ کسی حد تک ٹوٹ پھوٹ سے بچ گیا۔ ایک بریگیڈیئر صاحب جو اسی علاقہ کے رہنے والے تھے، انہیں یہ اچھوتا خیال آیا، وہ جیسے تیسے کر کے اس گول حصے کو جھیل تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ بظاہر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں سے اسے لایا جاتا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ فوجی دماغ بعض اوقات ناممکن کو ممکنات میں تبدیل کر دینے میں کمال کر دیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی کارنامہ ان صاحب نے انجام دیا تھا۔ اس کی ڈینٹنگ بینڈنگ کر کے اس کے اندرونی حصے آنتے اوجڑی نکال کر اسے بالکل صاف کر دیا گیا اور پھر کثیر سرمایہ لگا کر اس میں کمرے بنائے اور اسے فرنیچر سے آراستہ کر کے خوبصورت ریسٹ ہاؤس کی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ جھیل کے اطراف میں سرخ سیبوں سے لدے پھندے درخت جھیل کی خوبصورتی میں بے بہا اضافہ کرتے ہیں۔